तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, सभी की होली भी अच्छी गुजरी होगी, छुट्टियां भी अच्छी गुजरी होंगी और एक लंबे वक्त के बाद 2 दिन की लगातार छुट्टी, तो मुझे भी अच्छा लगा। बहुत सारी फिल्में भी देखी, होली भी इंजॉय किया और होली के दिन एक बड़ी अच्छी खुशखबरी भी आई। होली के दिन ही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो फुल इन्वेस्टिगेटिव अफसर थे, ओनिबा और शरीक केस के केपीएस मल्होत्रा साहब, उनका फ़ोन आया और उन्होंने खुशखबरी दी कि ओनिबा और शरीक को बाकायदा होली के ही दिन कतर की अदालत ने बरी कर दिया। क्योंकि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने इससे पहले आपको बताया था कि उन्होंने सबूत दिए थे वहाँ की अदालत में कि इन दोनों को फंसाया गया है और उस पूरे मामले में जो एविडेंस थे वो एनसीबी ने फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू और उसके बाद वहाँ के एम्बेसी से कांटेक्ट कर कतर की अथॉरिटी तक पहुँचाया और इसी के बाद वो पिछली बार अपील करने का उन्हें मौका मिला और जब ये अपील सुनी गई तो नए सबूतों को देखते हुए कतर की अदालत ने ये माना कि ओनिबा और शरीक बेगुनाह थे। दरअसल वो किसी की साजिश का शिकार हुए और इसलिए उन दोनों को सीधे सीधे तमाम जुर्म से बरी करते हुए रिहाई का फरमान सुना दिया है। तो अब रास्ता खुल गया है ओनिबा और शरीक के हिंदुस्तान वापसी का, मुंबई आने का। और इस खबर के बाद मैंने ओनिबा के माँ और बाप दोनों से बातचीत भी की और वो बहुत खुश थे। करीब 2 साल से ज़्यादा हो गया और 2 साल से ज़्यादा एक बेगुनाह ये लोग और जेल में 10 साल की वैसी सज़ा थी। लेकिन तारीफ़ करनी पड़ेगी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हमेशा पुलिस और दूसरी एजेंसियों पे दूसरों को फंसाने और बाकी चीज़ों का इल्ज़ाम लगाते हैं। कई बार हमारी यही एजेंसियां कुछ ऐसा भी काम करती हैं जो लोगों के दिलों को जीत लेती है। खासतौर पर इस पूरे मामले में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने जो रोल प्ले किया, उनके डायरेक्टर राकेश अस्थाना हों चाहे केपीएस मल्होत्रा हों, बेगुनाह को वापस लाने की कोशिश, बड़ी कम ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है। तो ये दोनों एनसीबी की कोशिशों की वजह से अब रिहा हो गए और जल्दी घर आएंगे। इनके घर वाले सारे इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी भी कोशिश होगी जब ये मुंबई पहुंचेंगे तो मैं ज़रूर इनसे मिलने जाऊंगा, मुलाकात करूंगा और इनकी कहानी पूरी जो है 2-2.5 साल और उससे पहले क्या कुछ हुआ उनकी ज़ुबानी आप तक पहुँचाने की कोशिश भी करूँगा। तो एक ये शुरुआत आपको बतानी थी, क्योंकि क्राइम तक फैमिली लगातार इसके बारे में अपडेट लेती रहती थी, माँ पूछती रहती थी। तो एक अच्छी खबर आई है और अब जल्दी वो दोनों हिंदुस्तान लौटेंगे। अब आते हैं आज की कहानी की तरफ। पिछले काफ़ी वक्त से सचिन वाजे, एंटीलिया, यही सब कुछ चल रहा था। आप लोग जानना भी चाहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मामला, अब चूँकि एनसीबी, बल्कि एनसीबी कह रहा हूँ, सॉरी, एनआईए, अब वो इस मामले की जाँच कर रही है। तो इसमें आगे जब भी अपडेट होगा मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। आज की कहानी पुराने क्राइम तक में जो कहानी सुनाते हैं आपको, जो जिस तरीके की, उसी कहानी की तरफ लौटते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शिकायत भी की कि अब आप पहले वाली कहानियां सुनाएं जैसे सुनाते हैं। तो आज की कहानी वैसी है और ये कहानी बेहद हैरत अंगेज है। इसलिए कैसे अपने देश में, हिंदुस्तान में बड़े कम ऐसे क्राइम के केसेस हुए हैं जो टाइम मैगजीन जैसी मैगजीन के कवर पेज पे अपनी जगह बनाए, वो भी एक मर्डर मिस्ट्री। और ये थी, बनी। ये कहानी 1933 की है। 1933 वो साल है जब दुनिया में कई चीज़ें हुई थी। नाजी जर्मनी पे कंट्रोल कर रहे थे, हिटलर एंड उनके सारे लोग। दूसरी तरफ एक आपको याद होगा बॉडी लाइन सीरीज, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें किस तरीके से सीधे बॉलर जो है वो बैट्समैन के बॉडी को टारगेट कर रहा था, कई जख्मी हुए और उसकी वजह से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो रिश्ते हैं उसमें बड़ी खटास आई। तीसरी तरफ एक भारत में 1933 में एक पाकिस्तान डिक्लेरेशन का प्रपोजल पास हुआ, जिसमें धर्म के हिसाब से एक अलग देश की बात पहली बार उठी कि पाकिस्तान, चूंकि उस तरफ ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, तो एक अलग पूरा वो मुस्लिम ही देश बनाया जाए। तो 1933 में ये डिक्लेरेशन भी पास हुआ। इन सारी खबरों के बीच में एक खबर अचानक कोलकाता से आती है और कोलकाता से आई ये खबर एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री थी जिसने न सिर्फ पूरे देश को चौंका दिया, बल्कि पूरी दुनिया में इस खबर के बारे में बातें हो रही थी और टाइम मैगजीन तक ने इसे फिर छापा। ऐसा क्यों, ऐसी क्या बात थी इस मर्डर मिस्ट्री में? और ये पहली बार लगभग उस वक्त ऐसा था कि किसी क्राइम में मेडिकल का इन्वॉल्वमेंट होना, वैसी चीज़ नहीं सुनी थी यहाँ पर, कम से कम अपने देश में। लेकिन तब ये पहली बार इसका भी खुलासा हुआ। तो बात 1933 की है। कोलकाता में पूरे देश की तरह ब्रिटिश रूल था अपना, और तब
छोटे छोटी बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी, प्रिंसेस, नवाब, ये सारे लोग हुआ करते थे। ऐसे ही पाकुर, वेस्ट बंगाल में तब ये हुआ करता था, एक इलाका था, एक डिस्ट्रिक्ट था पाकुर, अब झारखंड में आ चुका है। तो पाकुर में भी अपनी रियासत थी, एक नवाब थे, प्रिंसेस थे, और ये सब कुछ चल रहा था। इसी दौरान में होता यह है कि 26 नवंबर 1933 इस पाकुर रियासत का एक राजकुमार, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल, उसका नाम था अमरेंद्र चंद्र पांडे। अमरेंद्र चंद्र पांडे कोलकाता आए हुए थे अपने दोस्तों और कुछ रिश्तेदारों के साथ, और कोलकाता में रहने के बाद 26 नवंबर 1993 को हावड़ा रेलवे स्टेशन से वो वापस पाकुर जा रहे थे। ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और आमतौर पर जब उस वक्त के नवाब और राजकुमार ये सब चलते थे तो उनके साथ उनके नौकर, दोस्त, रिश्तेदार, मतलब एक पूरा काफिला लाव लश्कर हुआ करता था। तो जब अमरेंद्र हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचे ट्रेन पकड़ने के लिए, भीड़ भाड़ थी, अचानक एक शख्स जिसने ग्रे रंग का एक शॉल ओढ़ा हुआ था, वो अमरेंद्र के पास से गुजरता है और उसको धक्का देकर वो गुजर जाता है। इतनी देर में अमरेंद्र को लगता है कि उसकी हाथ में कोई चीज, कोई पिन चुभाया गया है। उसको थोड़ी सी तकलीफ होती है, वो हाथ मलने लगता है। इस दौरान में उसके जो साथी और नौकर देखते हैं, पूछते क्या हुआ। उसने कहा एक शख्स टकराया और हाथ में कुछ हो रहा है। बात आई गई होती है, ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पे कुछ येलो येलो सा एक लिक्विड सा निकलने लगता है हाथ से। तो साथी कहते हैं कि चलिए यहाँ पे किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। बोलता नहीं, मामूली सी चीज है, कोई बात नहीं। इसके बाद वो ट्रेन में बैठकर पाकुर पहुंच जाते हैं। लेकिन पाकुर पहुंचने के बाद अगले दिन से ही अमरेंद्र को फीवर हो जाता है, बुखार आने लगता है। धीरे धीरे बुखार बढ़ता है। घर वाले पहले देसी इलाज करते हैं, बुखार नहीं उतरता, फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। 3 दिन बीत जाता है, 3 दिन तक बुखार नहीं उतरता, बुखार तेजी से बढ़ता रहता है। चौथे दिन घर वाले वहां के एक डॉक्टर के मशवरा पर अमरेंद्र को लेकर वापस कोलकाता पहुंचते हैं ताकि कोलकाता में उसका इलाज कर सके। डॉक्टर नलिनी रंजन सेनगुप्ता, ये उस वक्त बंगाल के टॉप मोस्ट फिजिशियन हुआ करते थे। इनकी निगरानी में अमरेंद्र का इलाज शुरू हुआ, पर बुखार नहीं उतर रहा था और लगातार तबीयत बिगड़ती जा रही थी। 26 नवंबर को यह वाकया हुआ था। इलाज के बाद भी अमरेंद्र की तबीयत ठीक नहीं हुई, और 3 दिसंबर 1933 को अमरेंद्र अचानक कोमा में चला गया। 24 घंटे बाद 4 दिसंबर 1933 को अमरेंद्र की मौत हो गई। अब ये बड़ा अजीब वाकया था कि एक 20 साल का नौजवान, अच्छा अभी तक किसी ने ये भी नहीं सोचा कि कोई शॉल में गुजरा, उसने कुछ चुभाया क्या, बस अचानक फीवर, अचानक बुखार, और उसके बाद मौत। मौत के बाद कई चीजें अजीब शुरू होती हैं। अब जिस हॉस्पिटल में मौत हुई वहां पे अमरेंद्र का एक और भाई था, बड़ा सौतेला भाई, और उसका नाम था बियोनेंद्र। तो जब मौत हुई, आनन फानन में अमरेंद्र की लाश को लेकर डेथ सर्टिफिकेट बनाकर बड़ा भाई बिनोयेंद्र वहां से डेड बॉडी को पाकुर ले जाता है, और ये सब कुछ बहुत जल्दी में होता है। ले जाने के बाद अंतिम संस्कार भी आनन फानन में कर दिया जाता है। बात आई गई हो जाती है। अब अमरेंद्र की मौत से जुड़े हुए सारे सबूत लगभग खत्म हो चुके थे। अंतिम संस्कार हो गया, लाश भी नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया, फीवर की वजह से मौत, सब कुछ की एक नेचुरल मौत है। थोड़ा वक्त बीतता है। इस दौरान में कुछ ऐसी हरकतें होती हैं अमरेंद्र के बड़े भाई बिनोयेंद्र की, जिससे शक होता है। उसको शुरू से यह था कि शायद परिवार वाले आगे चलकर उसको उससे बड़ा दर्जा देंगे, जबकि वो बड़ा भाई है। तो वो उन दोनों में, और सौतेला भाई था, बनती भी नहीं थी। भाई की मौत के बाद अफसोस होने की बजाय वो बड़ा खुश था, पार्टी वार्टी भी कर रहा था। तो कई लोगों को शक हुआ, लेकिन कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सबूत था नहीं जिससे उसके ऊपर उंगली उठाई जा सके। धीरे धीरे वक्त बीतता है, लेकिन इसी दौरान अमरेंद्र के एक क्लोज रिश्तेदार को यह डाउट होता है कि अमरेंद्र की मौत नेचुरल नहीं है, बल्कि यह कत्ल है। और वो कोलकाता पुलिस को एक लेटर लिखते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेटर लिखने के बाद भी कुछ होता नहीं है। इस दौरान में अचानक एक और चीज होती है। जब डॉक्टर
नलिनी रंजन पांडे के अंडर में इलाज चल रहा था, तब फीवर उतर नहीं रहा था, तो वहां पे आमरेंद्र का ब्लड टेस्ट हुआ और वो ब्लड लेकर लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन वो रिपोर्ट आती उससे पहले आमरेंद्र की मौत हो गई। तो जब मौत हो गई तो फिर आगे पीछे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा ब्लड कैसा टेस्ट उस जमाने में। तो ये बातचीत हो गई। अब उस रिश्तेदार ने एक लेटर लिखा कोलकाता पुलिस को। कोलकाता पुलिस ने कहा कि अब कैसे जांच करूं, बॉडी भी नहीं है, कोई ऐसे सबूत भी नहीं है। फिर भी कोलकाता पुलिस ने कहा चलो डॉक्टर से पूछताछ करते हैं कि मौत की वजह क्या है। डॉक्टर नलिनी रंजन पांडे से पांडे नहीं बल्कि सेन गुप्ता से उन्होंने पूछताछ की, तो उन्होंने भी कुछ कंक्रीट नहीं बताया कि मौत की वजह क्या है। लेकिन इसी दौरान में हुआ ये कि जो ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया था उसकी रिपोर्ट आ गई थी और वो रिपोर्ट वहां पे रखी हुई थी। पुलिस ने अपनी तरीके से पूछताछ की, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है। फिर अचानक किसी ने कहा कि एक ब्लड सैंपल है और उसकी रिपोर्ट आई। जब उस रिपोर्ट को देखा गया तो हर कोई हैरान हो गया। उस जमाने में ऐसी रिपोर्ट सामने आना ये एक अजीबोगरीब और हैरत अंगेज चीज थी। इस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि आमरेंद्र के ब्लड से यर्सीनिया पेस्टिसाइड यर्सीनिया ये पाया गया। अब ये है क्या? ये एक बैक्टीरिया थी जो आमरेंद्र के ब्लड में पाई गई। अब ये बैक्टीरिया कौन सी थी? जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि ये बैक्टीरिया दरअसल ब्यूबेनिक प्लेग का हिस्सा है। ये प्लेग जो है 1896 में यूरोप और बाकी जगहों से हिंदुस्तान में आया था और हिंदुस्तान के बाकी शहरों के अलावा कोलकाता में भी पहुंचा और कोलकाता में इस प्लेग का काफी असर रहा। करीब 10 साल तक 1896 से लेकर 1906 तक ये प्लेग कोलकाता और उसके आसपास के इलाके में फैला। लेकिन 10 साल के बाद इस प्लेग का असर कम हो गया। अब यहां बात 1933 की हो रही है, इस प्लेग के आने के करीब 40 साल बाद, और उसी प्लेग का वायरस, उसी प्लेग का बैक्टीरिया आमरेंद्र के ब्लड में। अब ये कैसे पॉसिबल है? कोलकाता पुलिस को जब ये पता चला तब फिर कोलकाता पुलिस के एक तेज तर्रार इंस्पेक्टर शरद चंद्र मित्रा, ये बंगाल इंटेलिजेंस सर्विस से थे, BIS से। तो इंस्पेक्टर मित्रा उस जमाने में बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर माने जाते थे, उनको यह केस सौंप दिया गया। अब जब डॉक्टरों से उन्होंने पूरा पूछताछ की तो अब कड़ियां जुड़नी शुरू हुई। कड़ियां ये कि 26 नवंबर 1933 को आमरेंद्र हावड़ा रेलवे स्टेशन पे पहुंचा। एक शख्स शॉल ओढ़कर आया, धक्का मारा और उसने कोई चीज चुभोया और वो भाग गया। उसके बाद से अगले दिन से फीवर आना शुरू हुआ। अब लेकिन सवाल यह है कि वो प्लेग जो 96 में फैला था, वो प्लेग 40 साल के बाद और उसका बैक्टीरिया जिसका अब सब कुछ खत्म हो चुका है, वो आमरेंद्र के शरीर में कहां से आ सकता है? अब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला कि मुंबई में एक हाफ 9 केयर करके कोई एक हॉस्पिटल है और उसी जगह पर इस प्लेग की वैक्सीनेशन तैयार हुई थी जैसे आज कोरोना में हो रही है। और मुंबई के उस हॉस्पिटल में खासतौर पर इस ब्यूबेनिक प्लेग के ऊपर रिसर्च किया गया, उसकी वैक्सीनेशन तैयार हुई। और जहां वैक्सीनेशन तैयार होती है वहां पे आमतौर पे उस बैक्टीरिया या उस चीज का अंश भी रखा जाता है, क्योंकि आपके रिसर्च में बाकी चीज में काम आता है। जैसे कोरोना को लेकर है तो कोरोना के जो सिम्टम है या बैक्टीरिया है वो चीजें होती है। जैसे आपको याद होगा कि चाइना में जिस तरीके से वुहान के लैब से ये फैलने की बात आई तो वुहान के लैब में इसकी बैक्टीरिया थी और कहते हैं उसी लैब से ये लीक हुई, जैसे पूरी दुनिया में कोरोना फैला। सेम उस वक्त ब्यूबेनिक प्लेग को लेकर था कि मुंबई के उस लैब में ये रखा हुआ था और वहां रिसर्च चल रहा था। लेकिन वो हेविली गार्डेड सुरक्षा के बीच में वो जगह, क्योंकि ऐसे वायरस जहां पे रखे जाते हैं उसकी बड़ी निगरानी की जाती है, तो वहां से कोई क्यों लाया और किसी का कत्ल करने के लिए लाया, ये बड़ी अजीब सी और अटपटी सी बात थी। तो पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी रही। इसी दौरान में 2-3 चीजें होती हैं। एक ये होता है कि जैसे ही कोलकाता पुलिस FIR दर्ज करके अब इस मामले की जांच करती है, ब्लड रिपोर्ट आने के बाद जो बड़ा सौतेला भाई है
ब्योनेंद्र, वो अचानक बाकुर से गायब हो जाता है। उसकी तलाश की जाती है, वो आसनसोल रेलवे स्टेशन पर मिलता है, वहां से उसको पकड़ा जाता है, लेकिन वो अपनी सारी चीजों से इनकार कर देता है। अब पुलिस की जांच चलते 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 अचानक पता चलता है कि एक डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य है, और डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य ब्यूकेंद्र के जानने वाले हैं। और इन्वेस्टिगेशन होता तो पता चलता है कि बंगाल या कोलकाता का रहने वाला इकलौता ये डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य है जो मुंबई के उस लैब में कुछ साल पहले गया था एज एन असिस्टेंट लैब के तौर पर काम करने के लिए। ये उस हॉस्पिटल में गया जहां पे वो वायरस रखा हुआ था और जहां वैक्सीनेशन हुई थी। अब तारानाथ भट्टाचार्य से पूछताछ होती है तो एक दूसरे डॉक्टर का नाम आता है, डॉक्टर वकील। डॉक्टर वकील के अंडर में तारानाथ ने काम किया और डॉक्टर वकील ही वो शख्स थे जिन्होंने उसको लैब असिस्टेंट का सारा काम सिखाया। अब इन सारों से बातचीत करते करते फिर एक तीसरे डॉक्टर का नाम आता है, डॉक्टर शिवापादा भट्टाचार्य। डॉक्टर शिवापादा भट्टाचार्य सीधे सीधे ब्योनेंद्र, जो कि आमरेंद्र का बड़ा भाई था, उसके करीबी थे। और डॉक्टर शिवापादा भट्टाचार्य ही वो शख्स थे जिन्होंने रेफरेंस लेटर लिखकर दिया था डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य को कि ये एक लैब असिस्टेंट है और ये जर्म्स पे और वायरस पे काम कर रहा है। और तब उनके कहने पर, उनकी सिफारिशी लेटर पर, मुंबई में उस जगह पे जहां पे ये लैब में वैक्सीनेशन तैयार हुई, जहां पे ये वायरस था, वहां पर डॉक्टर तारानाथ जाकर काम करता है। काम करने के बाद तारानाथ गया था किसी और मकसद से, लंबी प्लानिंग थी। उसके बाद फिर ये पूरा राज खुलता है। आमरेंद्र का बड़ा भाई डॉक्टर शिवपादा भट्टाचार्य के साथ मिलता है। उसे वहां प्रिंस बनना था। आमरेंद्र की ज्यादा चलती थी, लोग उसको ज्यादा मानते थे, वो उसको रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन चाहता था कि कत्ल भी ना लगे तो फिर क्या हो। और इसके लिए उस जमाने में 1933 में उसने एक प्लानिंग की। उसने कहा कि ये प्लेग फैला था और प्लेग की खबरें वो अखबार में पढ़ता रहता था। उसे ये भी पता चला कि इस प्लेग के ऊपर काम हो रहा है मुंबई के एक लैब में, और मुंबई के लैब में इसके की वो रखे हुए हैं वहां पे बैक्टीरिया। फिर इसने अपने एक और डॉक्टर को तैयार किया, डॉक्टर तारानाथ को, और उससे पहले लैब असिस्टेंट की पूरी सारी काम करवाया, उसको पूरा एकदम तैयार किया एक प्रोफेशनल के तौर पर। उसके बाद जब वो तैयार हो गया तब डॉक्टर शिवापादा भट्टाचार्य के रेफरेंस लेटर पर उसको मुंबई भेजा। मुंबई जाकर वो उस लैब से बाकायदा वहां पे काम करता और धीरे धीरे उस बैक्टीरिया के बारे में वो पूरी जानकारी निकालता है। और जब उसके पास उस बैक्टीरिया के अंश आ जाते हैं तो वो उसे गुपचुप तरीके से लेकर कोलकाता आता है। कोलकाता आने के बाद वो अपने साथी के जरिए एक इंजेक्शन में इंजेक्ट किया जाता है आमरेंद्र को हावड़ा के स्टेशन पर। और उसके बाद धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती है, उसको बुखार आता है, फिर वो खून की उल्टियां करता है और आखिर 4 दिसंबर 1933 को उसकी मौत हो जाती है। इन सारी चीजों के बाद मामला कोर्ट में जाता है और उसी दौरान में टाइम मैगजीन इस खबर को छापती है कवर पेज पे कि कैसे एक कत्ल के लिए इतनी गहरी साजिश की गई कि उसके लिए बाकायदा जाकर लैब से वायरस को चुराया गया और उस वायरस को इंसान को इंजेक्ट किया गया और फिर उसकी मौत होती है। इन सारी चीजों के बाद आखिरकार अदालत में यह मामला जाता है और 10 जनवरी 1936 को उस वक्त जो अदालत जस्टिस थे जे लॉर्ड विलियम्स, इन्होंने फैसला सुनाया। उन्होंने आमरेंद्र को लाइफ इम्प्रिजमेंट दी, उम्र कैद की सजा, और उम्र कैद की सजा देने के साथ ही उसको अंडमान भेज दिया, काला पानी सेलुलर जेल। 10 जनवरी 1936 आमरेंद्र पहुंच गया, आमरेंद्र का बड़ा भाई ब्यूकेंद्र पहुंच गया अब जेल उम्र कैद की सजा काटने। लेकिन नसीब ने उसका साथ दिया, क्योंकि 11 साल के बाद ही देश आजाद हो गया और 1947 में देश की आजादी के साथ सेलुलर जेल में जो लोग बंद थे उनको रिहाई मिली। अब हालांकि आमरेंद्र एक पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था, राजनीतिक कैदी नहीं था, वो एक क्रिमिनल था जिसके ऊपर अपने ही भाई की जान लेने का इल्जाम था। लेकिन आज़ादी के जश्न के बीच में, चूंकि वो 11 साल सजा काट चुका था,
उसे भी भारत सरकार ने आज़ाद करने का फरमान सुना दिया और वो आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद वो वापस पाकुर आता है। पाकुर आने के बाद अब उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, वो अजीब अजीब हरकतें करता था। एक रोज़ उसने अचानक बंदूक उठाया और अपनी पूरी फैमिली को सामने खड़ा करके ये कहा कि मैं हर एक को गोली मार दूंगा। उस वक्त उन्हें प्रोटेक्शन भी मिला हुआ था और उनके अपने गार्ड भी थे, लेकिन इससे पहले कि ब्योकेंद्र अपनी फैमिली पर गोली चलाता, सामने से गार्ड ने गोली चला दी और अमरेंद्र के बड़े भाई ब्योकेंद्र की मौत हो गई। कि 11 साल जेल से वापस आने के बाद फैमिली को मारने के चक्कर में गार्ड के हाथों उसकी मौत हो गई। आजाद हिंदुस्तान या आजाद हिंदुस्तान से पहले किसी शख्स के कत्ल के लिए इतनी गहरी साजिश कि आप किसी बैक्टीरिया, किसी ऐसे वायरस के थ्रू उसकी आप जान लें और उसकी प्लानिंग आप सालों तक करें, बाकायदा उस जगह पर किसी डॉक्टर को भेजें, उसकी भी प्लानिंग आप करें, उसकी भी आप तैयारी करवाएं, और फिर ये केस सामने ऐसे आया और खुले। जो उस वक्त के इंस्पेक्टर मित्रा थे आईओ, उनकी इस केस को लेकर बड़ी तारीफ हुई और इस मोडस ऑपरेंडाई जो तरीका था कत्ल करने का, इन चीज़ों ने ही पूरे देश को उस वक्त भी चौंकाया था और पहली बार एक निक्सस खुला था कि कत्ल के लिए कैसे डॉक्टर की भी मिली भगत हो सकती है। और यही वजह है कि टाइम मैगजीन ने तब 1936 में इस केस को जब फैसला आया था, तब कवर पेज पे इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी छापी थी। तो ये थी कहानी। चूंकि कोरोना काल में आप सभी वायरस, बैक्टीरिया, इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, कैसे वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन तैयार किया जाता है, कहाँ लैब में क्या रखा जाता है, वुहान के लैब के जरिए आपको पता होगा, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि इस प्लेग के जो वायरस थे उसको लैब से निकाल कर किस तरीके से इंजेक्ट कराने का काम कितना जोखिम भरा और कितना खतरनाक भी था, लेकिन एक कत्ल के लिए ये सारी साजिश रची गई। तो ये कहानी इतना ही। एक खत्म करूं उससे पहले 2 साल की एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची इसी जगह पे जहां से मैं कहानी करता हूं, वो आई थी अपने मम्मी पापा के साथ। नाम एरिका है और सिर्फ 2 साल की है, बहुत ही प्यारी है और उसने अपना एक ब्लॉग बना रखा है, बड़ी कमाल कमाल की हरकतें करती है। तो एरिका का ब्लॉग है, आप लोग देखिएगा ज़रूर और देखकर फॉलो भी कीजिए, बल्कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो बड़ी मासूम सी छोटी सी बच्ची है और अच्छा लगेगा, आपको एंजॉय करेंगे। तो आज कहानी में इतना ही। अब कल आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।